नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मदरसों पर सुप्रीम आदेश। 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और इसके साथ ही केंद्र और यूपी सरकार से जवाब भी मांगा। कोर्ट का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का निर्देश देना ठीक नहीं है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट प्रथम दृष्टया सही नहीं है। यह कहना गलत होगा कि यह मदरसा एक्ट धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है। यहां तक कि यूपी सरकार ने भी हाईकोर्ट में मदरसा एक्ट का बचाव किया। इसके जवाब में यूपी सरकार की तरफ से एएसजी केएम नटराज ने कहा, हमने हाई कोर्ट में जरूर इस एक्ट का बचाव किया था, मगर कोर्ट ने इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया। इसके बाद हमने भी कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मदरसा बोर्ड में पढ़ाई कर रहे छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि बिना मान्यता प्राप्त मदरसे पहले की तरह चलते रहेंगे। इस निर्णय के आने की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं और पूछा जा रहा है कि मदरसा बंद होने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्या सरकार ने इन छात्रों के भविष्य के लिए तैयारी की थी, और अब इस मामले को तुष्टीकरण के चश्मे से भी देखा जा रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं इस पर आई हैं, वो आप सुन लीजिए। न्यायालय ने निर्णय दिया है मदरसा बोर्ड वाले विषय पर। अब वो सरकार का विषय है, सरकार उसके कानूनी पहलुओं का अध्ययन करेगी और जो विधिवत होगा, ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश हुई होंगी और सबको सोच के ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है। कोर्ट जैसा कहेगा, हम लोग कोर्ट के फैसले को उसी नज़र से देखते हैं और देश के संविधान में विश्वास रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट 2004 को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा असंवैधानिक ठहराने के निर्णय पर स्टे दे दिया है। यकीनन ये खबर 17 लाख मदरसा छात्र छात्राओं और 1 लाख से ऊपर टीचर और स्टाफ के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। समाजवादी पार्टी उम्मीद करती है कि अब उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट में सही से पैरवी करेगी और मदरसों का संचालन सुनिश्चित करेगी। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है। रमज़ान के बाद ईद के बाद जब मदरसे खुलेंगे तो मदरसे से जुड़े लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की तरफ पे फिर से पहले की तरह देश और समाज की मुख्य धारा में आकर के बच्चों का विकास करेंगे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने युक्ति कही थी, पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जिसके लिए मदरसे लगातार काम कर रहे हैं। देश और प्रदेश की साक्षरता दर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मदरसे इसी रूप में काम करते रहेंगे। यूपी में इस मदरसा बोर्ड के तहत 17 लाख स्टूडेंट तकरीबन तालीम हासिल कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में टीचर्स और दूसरे स्टाफ हैं। उन सब के फ्यूचर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया था, जिससे कि लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो इस पर स्टे दे दिया है, इससे लोगों में बहुत ही खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई है और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ मदारिस में तालीम दी जा रही थी, वो तालीम इंशाअल्लाह फिर से शुरू की जाएगी। तो मुस्लिम समुदाय तो इस निर्णय का स्वागत कर रहा है, लेकिन इस निर्णय के आने के बाद और इससे पहले हाईकोर्ट का, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो निर्णय था, उसको लेकर भी जो समय है, यानी चुनावी समय, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। टाइमिंग्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इसके साथ ये भी पूछा जा रहा है आपकी अगर सुप्रीम कोर्ट भी एक्ट को निरस्त कर देता तो ये बच्चे कहाँ जाते, इनको दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाया जाता तो पूरी तैयारी थी क्या, व्यवस्था थी क्या, कई तरह के सवाल हैं। और इधर ये भी कि चुनावी समय में एक बार फिर से तुष्टीकरण होता, अगर ये तमाम चीज़ें होती या उस पर भी जो है राजनीतिक पार्टियां अपनी तरीके से जिस तरीके प्रतिक्रियाएं रखती हैं, उसका किस तरीके से जनता पर असर होता। मिलियन मेहमानों से हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे आगे और समझने की कोशिश होगी कि मदरसों पर जो ये सुप्रीम आदेश आया है उसको लेकर उनका क्या रिएक्शन है, उनकी क्या प्रतिक्रिया। विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। विनय मिश्रा जी, स्वागत आपका। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत सर। जावेद अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जावेद साहब स्वागत आपका। आरिफ खान साहब सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। सबसे पहले
मैं आपसे ही जावेद जी शुरुआत करूंगी। ये जो निर्णय आया है, मुस्लिम पक्ष इसका स्वागत कर रहा है, इसे सराहनीय बता रहा है, लेकिन अगर ये इसके उलट होता तो शायद बातें कुछ और हो रही होती। और कहा जा रहा है चुनावी समय है, इसलिए भी ये मैटर बहुत ही संवेदनशील हो जाता है, ये मसला संवेदनशील हो जाता है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल स्वागत योग्य है। में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे और उसे पढ़ाने वाले जो स्टाफ है उनमें एक बेचैनी सी थी। इसमें गौर करने वाली बात ये है कि सरकार की जो पैरवी थी और हाई कोर्ट ने जिस बिंदुओं पे उसका अपना फैसला जी, ये बहुत ही मतलब फिक्र के काबिल था और फिक्रमंद होना चाहिए। जो भी संविधान के मानने वाले लोग, संविधान के फ्रेम में पढ़ने पढ़ाने पठन की जो प्रक्रिया है सबके लिए समान अधिकार की बात है। सरकार पूरी तरह से इसमें मुस्तैद थी। जैसे ही आदेश हुआ, कल के घटनाक्रम में देखेंगी आप तो मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के तरफ से एक आदेश जारी होता है और जिले की डीएम के अध्यक्षता में कमेटी बनती है और तमाम छात्रों को जो मदरसा में पढ़ते हैं उनको एडजस्ट करने के लिए उनको हाईकोर्ट के निर्देश पर उनकी तैयारियां शुरू कर दी थी। उसी के साथ साथ एक नए मंत्री हुए हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को देखते हैं। उनका भी इसमें एक स्टेटमेंट आता है। ये भी विरोधाभास है कि मैं सरकार में की तरफ से मैं सुप्रीम कोर्ट में इसकी पैरवी करूंगा कि मदरसा के बच्चों की जो उनकी पढ़ाई है, जो उनकी शिक्षा दीक्षा है वो जारी रखे। मैं मदरसा बोर्ड की तरफ से पैरवी करूंगा, यानी सरकार पैरवी करेगी कि मदरसा बोर्ड बहाल हो। यहाँ पे ये कंट्रेरी सरकार का जो स्टेटमेंट आता है वो तकलीफ देह है। या तो हाईकोर्ट की बात को माने, यानी न्यायालय को माने, और साथ ही साथ जो है उसको क्रियान्वय करे। तो क्रियान्वय की तैयारी तो शुरू है, लेकिन जो मंत्री जो है हमारे नए नवेले आए हैं उनके जो भाषा है अभी भी उनकी कंट्रोल में नहीं है। क्या उनका सरकार से तालमेल नहीं है? अगर तालमेल नहीं है, जैसे भी हमारे जो अभी आपको मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष बोल रहे थे डॉक्टर इफ्तिखार साहब, इनके भी तालमेल नहीं मिलते हैं। क्या आप लोगों में अभी तक एक रूपता नहीं है? सरकार क्या अपनी चीजों को अभी तक तय नहीं कर पाई है? ये भी शिक्षा दीक्षा सरकार की जिम्मेदारियों में है। अगर उनके मूलभूत ढांचा में किसी तरह की कमी है उसको दुरुस्त किया जाए और उनको सही मापदंड के साथ आगे बढ़ाया जाए, तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस पे गंभीर होना चाहिए। और राजनीति की बात है, वो तो सरकारों का काम है, वो करेंगी, लेकिन पढ़ाई पे और लड़कों के भविष्य पे के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा इस देश का नागरिक जो अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो कहीं से भी महरूम ना रह जाए किसी भी तरह की शिक्षा से। फिर वो मदरसे में तालीम ले रहा है, लेकिन मदरसे अगर नॉर्म्स का जो पालन नहीं हो रहा है, जो नियम है उनका पालन नहीं हो रहा है, उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं किसी साहब आपके पास आ रही हूँ और जावेद साहब की तमाम परेशानियां जो है वो सरकार से ही है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए पारुल जी, पहली बात तो ये है कि इस मामले को लेकर के व्यक्तिगत रूप से वकील साहब माननीय उच्च न्यायालय में गए थे और उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद जब इसकी पैरवी मदरसा बोर्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे वर्तमान में स्टे लगा दिया और इस तरीके की बात कही है कि अभी जैसी शिक्षा दीक्षा वैसी चलती है। तो देखिए ये बात सही है कि तमाम बार माननीय उच्च न्यायालय के और यूजीसी के कई बार अलग अलग निर्णय आए। आपको ज्ञात होगा अभी कुछ समय पहले एक निर्णय आया जिसमें कहा गया कि एमफिल किए हुए लोग एमफिल की जो डिग्री है वो मानी नहीं है। यूजीसी ने कहा कि एमफिल की डिग्री मानी नहीं है, जबकि जो सरकारी विद्यालय है, सरकारी डिग्री कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटीज है और जो यूनिवर्सिटीज है उनमें एमफिल की डिग्री लगातार होती रही। तो अब इसको क्या कहेंगे, इसको कैसा कंट्राडिक्शन कहेंगे? वही यूजीसी जो मान्यता दे रही थी उसी यूजीसी ने कहा कि एमफिल की डिग्री मानी नहीं। दूसरी इसी तरीके से आप देखिए एक निर्णय आया कि जो नेट क्वालिफाइड है वो लोग जो है पीजी सेक्शन में, यूजी सेक्शन में पढ़ा सकते हैं डिग्री कॉलेज में, सिर्फ नेट किए हुए लोग। इसके पहले क्या था कि नेट के साथ साथ पीएचडी होना अनिवार्य है। जो पीएचडी प्लस नेट है और डॉक्टरेट है वही केवल पढ़ा सकते हैं डिग्री कॉलेज में, उससे कम पे नहीं। नेट एक तरीके की परीक्षा है, उसको आधार नहीं माना गया कि पढ़ा सकते हैं। लेकिन अब यूजीसी ने मान्यता दे दी कि सिर्फ नेट किए हुए लोग पढ़ा सकते हैं और सब पोस्टिंगें हो रही हैं। तो देखिए समय समय पे इस तरीके के निर्णय आते रहे, तो कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा भूचाल आ गया।
हाँ, ये जरूर है कि सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय था कि 10,000 शिक्षकों को समायोजित करना, साथ ही साथ लगभग 25 लाख छात्रों को समायोजित करना, ये सरकार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी। तो ऐसे में जैसी शिक्षा दीक्षा चल रही है, मदरसा बोर्ड कहते हैं वो चलती रहेगी और सरकार की तरफ से ये बिल्कुल कहीं पे नहीं है। सरकार ने इसकी पैरवी की, मदरसा बोर्ड संचालित होते रहे, चलते रहे, लेकिन हाँ, उसके साथ साथ जो आधुनिक शिक्षा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, ये सारी चीजें, कंप्यूटर, ये सारी चीजें मदरसा जो है संचालित हो रहे हैं, उनमें इन विषयों को जोड़ा जाए। इसके लिए लगातार सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी किए, इसके लिए सरकार ने प्रयास भी किए और साथ ही साथ सुविधाएं भी उपलब्ध कराई और एक बड़ा बजट भी सरकार ने जारी किया मदरसा बोर्ड को बेहतर करने के लिए। और साथ ही साथ जो मदरसा के द्वारा संचालित जो विद्यालय है मदरसा बोर्ड के द्वारा, उनके लिए भी बड़ा बजट भी सरकार ने जारी किया इसके पहले भी। तो सरकार की मंशा कहीं पे भी ऐसी नहीं है कि कोई भी महरूम रह जाए शिक्षा से। सरकार का उद्देश्य यही है कि हर कोई तालीम हासिल करे, हर कोई पढ़ा लिखा हो प्रदेश का, और वो माध्यम कोई भी हो सकता है। ठीक, आपकी क्या राय है, आपकी क्या टिप्पणी है इस पर आरिफ साहब? आरिफ हबीब जी, ठीक है, आरिफ जी को आवाज नहीं मिल रही है। आरिफ जी नहीं मिल रही आवाज। विनय जी, आपके पास आ रही हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, डिवाइस आपका म्यूट तो नहीं है विनय जी? जी कहिए। जी आ रही है आवाज? हाँ जी कहिए। देखिए, हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। देखिए, अगर इस देश में कानून ना हो और न्यायपालिका ना हो तो ये समझ लीजिए जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरी तरह से तानाशाही की सरकार बन चुकी है और कहीं किसी न किसी हद तक लोगों को, जनता को यहाँ की न्यायपालिका पर पूरी तरह से भरोसा रहता है और ये न्यायपालिका ही है जो संविधान में सबसे अहम भूमिका निभा रही है। वरना ये तानाशाही सरकार तो आप भी जान रही है कि जब इनके सबसे प्रमुख नेता ये बात कह देते हैं कि कपड़ों से, रंगों से पहचानते हैं, कपड़ों से पहचान करनी चाहिए, तो किस तरह से ये समानता की बात करेंगे, किस तरह से मुस्लिम वर्ग और मतलब एक इस धर्म को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से वोट बैंक का अपने, आपने देखे होंगे इनके जो क्रियाकलाप हैं उनमें किस तरह से इनको यूज करते हैं और किस तरह से वोट बैंक का यूज करते हैं। तो इनसे इस तरह की उम्मीद करना तो बेईमानी थी। लेकिन न्यायपालिका, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि न्यायपालिका एक ऐसा स्तंभ है जो संविधान को जीवित रखे हुए, और न्यायपालिका का निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य है। जी, स्वागत योग्य है। और आपने इस पूरे मामले को लेकर अपनी जो राय रखी है उस पर भी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं रिएक्शन ही ले रही हूँ और अब मैं आरिफ साहब आपके पास आ रही हूँ। आपको आवाज मिल रही है? आरिफ जी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, अनम्यूट कीजिएगा आरिफ जी, अगर आपको डिवाइस अपना देखिए उसको। अगर ठीक, लौट रही हूँ मैं। जावेद साहब, इस पूरे मामले को लेकर ये कहा गया कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता, ये निर्णय नहीं पलटता, तो कई सारे बच्चे, लाखों बच्चे अब परेशान हो रहे होते, उनको दूसरे स्कूलों में ट्रांसफ़र किया जाता। और चूंकि शिक्षा का स्तर भी सुधारना है, इसको लेकर भी सरकार के अपने प्रयास हैं। और कुछ ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आई थी जिसमें ये बताया गया था कि मदरसों को फंडिंग हो रही है, उनके पास उनका रिकॉर्ड नहीं है जो फंड्स आ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से कई बार आपने, तकरीबन मुझे याद है लगभग 3 या 4 आपने इस पे डिबेट रखा है जी, और तमाम तथ्यों पे बात हुई है। ये बात जरूर है कि मूलभूत जो उसकी संरचना है, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर सरकार गंभीर है, हम ये मानते हैं और उसके प्रयास को भी हम मानते हैं। लेकिन 7 साल हो गए, अभी तक किसी भी मदरसे में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके तालीम और तरबियत के लिए कोई व्यवस्था। और मैं आपको ये भी बताऊं मैम, 2017 से सरकार ने अभी किसी भी मदरसे का नियम, उसका रिन्यूअल होता है मैम, एक व्यवस्था होती है रिन्यूअल की जो वक्फ एक्ट के मुताबिक होता है। पिछली सरकार 2016 में उसको कंटिन्यू नहीं किया, 2017 से तक नहीं हुआ। मैम 7 साल से 8 साल हो गए जो मदरसे रिन्यूअल नहीं हुए हैं, इनके मुताबिक वो इलीगल हो गए। ये व्यवस्था असंवैधानिक है और सरकार नियम को अगर नहीं पालन करेगी तो कौन करेगा। तो अगर हम इसको दोहरे मापदंड से देखेंगे तो नुकसान हम अपना खुद करते हैं, अपने प्रदेशवासियों का करते हैं, जनता का करते हैं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि आप उनके मूलभूत सुधारों पे आप जरूर उस पे व्यय करिए। भारी भरकम रकम आप दिखाते हैं
अल्पसंख्यक विभाग में। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आंकड़े चेक करा सकती हैं आप, 2017 से दिन मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण की बात होती है, उनके टीचरों को तनख्वाह नहीं मिलती है मैम। अगर उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वो बच्चे क्या पढ़ेंगे? जैसे मिसाल के तौर पे सिर्फ अरबी की पढ़ाई नहीं होती वहाँ पे, वहाँ पढ़ाई मास कम्युनिकेशन की होती है, मिनी ITI है, तमाम ऐसे कोर्स हैं जो इन बच्चों को मेन स्ट्रीम में ले जाती हैं। नाम मदरसा है, जैसे संस्कृत बोर्ड है, तो वहाँ संस्कृत की सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, संस्कृत बोर्ड भी सरकार ही उसको का गठन किया है, वो भी एक्ट के ही से निर्वहन होता है। क्या अगर ये कोई हम में से जाए और ये सरकार से हाईकोर्ट में कोई ये कहे कि क्या संस्कृत बोर्ड क्या ये हमारे संविधान के स्वरूप में है या नहीं है, तो जज साहब अगर इसी तरह का फैसला लेंगे तो सरकार की सारी जो संरचना है, जो बच्चों को पढ़ाना है, जो दीक्षा देना है, यानी जो मौलिक अधिकारों के तहत तालीम होनी है, उन सब पे तो इनकी नजर लग जाएगी। इसलिए सरकार को मुस्तैदी से अपने कानून की बचाव करना चाहिए अदालतों में अपना इंटरप्रिटेशन सही से करना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, एक्ट जो बनता है मैम बड़े कंप्रेहेंसिव मैनर से बनता है, लीगल वैलिडिटी होती है, तब जाके वो एक्ट बनता है और लागू होता है। तो सरकारों का काम है उसका बचाव करना, उसमें अगर कोई अमेंडमेंट की जरूरत है तो अमेंडमेंट होना चाहिए। जावेद साहब, ये इस तरह के सर्वे करने की जरूरत क्यों आन पड़ी थी? क्यों सरकार को ये इस तरह के सर्वे कराने पड़े और 550 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले? इसके पीछे वजह तो है। हाँ। गैर मान्यता प्राप्त मैं आप बताता हूं, मैं 560 जो ऐसे मदरसे हैं जो जिनका अनुदान सरकार देती है, टोटल मदरसे जो है 23,000 कुछ हैं, 16,000 जो मदरसे हैं जिनको मान्यता है, जो रिन्यूअल होते हैं। ये रिन्यूअल की प्रक्रिया 2017 से, जैसा मैंने बताया आपको मैं कि 2017 से रिन्यूअल की प्रक्रिया नहीं है, तो वो इनके मुताबिक गैर मान्यता हो गए। अब इसी तरह से टाइम अगर और बढ़ेगा तो जितने और टाइम फ्रेम में होंगे वो भी हो जाएंगे। मेरा ये कहना है, मेरा सबमिशन है कि ये प्रक्रिया सरकार की है, उसमें अगर कोई अमेंडमेंट है, कोई उसमें सुधार है तो उसको करना निर्देश दिया है। पठन पाठन की प्रक्रिया जारी करनी चाहिए और अगर सरकार बहुत ही एग्रेसिव है, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना चाहती है। 8,441 मदरसे ऐसे मिले थे जिनकी मान्यता नहीं थी और मुरादाबाद से लेकर सिद्धार्थनगर, बहराइच, बस्ती, यहाँ पर भी 300, 500, 550 ऐसे संख्या मिली थी जो पाए गए जिनमें मान्यता नहीं थी। और कई ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आई जो अपना ऑन रिकॉर्ड नहीं बता पाए कि फंडिंग उनको कहाँ से मिल रही है। कुछ ऐसी किताबें पाई गई जो ठीक नहीं थी। केसी जैन साहब, अभी जावेद साहब ने कहा कि एक लंबा समय हो गया इस बात को चर्चा करते करते, और ये बात भी निकलकर सामने आई कि सरकार चाहती है कि जो पढ़ाई हो रही है, जो शिक्षा हो रही है मदरसों में, उसको और भी ज्यादा रिनोवेट किया जाए, डेवलप किया जाए, ताकि एक अच्छी शिक्षा या फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन्हें मिल सके। लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ चर्चाएं हो रही हैं और इस तरह के निर्णय बीच में सामने आ जाते हैं तो ऐसी बातें निकलना शुरू हो जाती हैं। देखिए पारुल जी, हमारे साथी जो बैठे हैं मुस्लिम स्कॉलर, इन्होंने आधी अधूरी जानकारी दी। उनके पास जानकारी तो पूरी है, ऐसा नहीं कि जानकारी के पास नहीं है, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके जानकारी जो साझा की हमारे साथ, वो आधी अधूरी जानकारी साझा। पहली बात तो ये कि 2021 में लगभग 480 करोड़ रुपए का बजट मदरसों के रिनोवेशन के लिए दिया गया। उसके बाद में 2022 में 866 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया इन्हीं मदरसों के कायाकल्प के लिए, इसी शिक्षा में सुधार के लिए। इसी तरीके से लगभग हर वर्ष के बजट में, जब से 2017 से सरकार बनी है, तो 500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष से लेकर के, और जो 2022 का बजट रहा उसमें 866 करोड़ रुपए का बजट अनुदान के रूप में मदरसों के लिए रिलीज किया गया। और जिसकी बात अभी हमारे साथी ने कही कि वो जो मदरसे हैं, चूंकि उनका रिन्यूअल नहीं हुआ है इसलिए वो जो है अनरजिस्टर्ड है, ऐसा नहीं है। जो मदरसे ऑलरेडी रजिस्टर्ड एक बार भी हो गए हैं, उनको रजिस्टर्ड माना गया है। उनकी संख्या लगभग 16,000 है और 8,000 से ज्यादा मदरसे ऐसे हैं जो कि एक बार भी उनका कहीं पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो संचालित हो रहे, गैर कानूनी तरीके से वो संचालित हो रहे। तीसरी बात ये कि अभी कहा कि भाई आप संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विभाग की आप उसकी तुलना आप मदरसा बोर्ड से बिल्कुल नहीं कर सकते। मदरसा बोर्ड में जो शिक्षा पद्धति है वो आपके उर्दू, अरबी और साथ ही साथ दीनी तालीम से रिलेटेड है कि आप उसमें अल्पसंख्यकों की चीजों को लागू करते हैं।
संस्कृत बोर्ड में कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग विशेष के लिए। सर आप उर्दू बोर्ड से तुलना कर सकते हैं संस्कृत विभाग की, जैसे उर्दू बोर्ड है, लेकिन मदरसा बोर्ड की तुलना आप संस्कृत विभाग से नहीं कर सकते। ठीक है सर, लौट रही हूं, बाकी मेहमान भी अब जुड़ गए, उनसे भी परिचय कराना जैसे उर्दू बोर्ड है वैसे संस्कृत बोर्ड है, लेकिन आप मदरसा बोर्ड की तुलना उससे नहीं सकते। मदरसा बोर्ड रिपीट हो रही है आपकी बात, किसी जन साहब रुकिए। तालीम के लिए उसके लिए हो रहा है। दूसरी बात ये है कि देखिए पारुल जी, आपने जो सवाल उठाया कि सरकार क्या करना चाहती है। पहली बात तो ये कि हमारे कांग्रेस के साथी ने जो बातें कही, तो ऐसा नहीं है कि वो सरकार का कोई निर्णय था, उसमें भी एक वकील साहब पार्टी बन के जाते हैं, वो भी हाई कोर्ट का भी निर्णय कोर्ट का था, और जो अभी निर्णय आया स्टे के ऊपर उसका, वो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, दोनों में से कोई निर्णय। ठीक है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में उसी निर्णय को यथावत रखा गया होता तो अभी क्या होता? फिर क्या उन स्टूडेंट्स को शिफ्ट किया जाता कहीं और? इतने सारे मदरसे, इतने सारे बच्चे, उनके भविष्य को लेकर क्या प्लानिंग थी? ये सारे सवाल है सर। रुकना होगा, कैसी जन साहब रुकना होगा आपको। आरिफ साहब को इन कर लूं, समय मेरे पास कम है, मैं आपसे आऊंगी, आपसे लूंगी जवाब। लेकिन सरकार इस पक्ष में, सरकार इसके विरोध में नहीं है कि आप मदरसा बोर्ड संचालित ना हो तो बच्चे तालीम ना हो ले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कैसी जन साहब रुकना होगा, प्लीज रुकिए जन साहब, रुकिए। आरिफ साहब को इन कर रही हाई कोर्ट में पक्ष रखा, शायद मेरी आवाज जैन साहब के पास नहीं जा रही है, तो चेक कीजिए, वो रुक नहीं रहे हैं। क्योंकि आप आरिफ साहब आपके पास आ रही है, सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या आप कहेंगे? 17 लाख छात्रों पर असर पड़ रहा था, लेकिन अब नहीं पड़ेगा क्योंकि कोर्ट ने इस निर्णय को बदल दिया है, कहिए आरिफ साहब। दुर्भाग्यपूर्ण था हाई कोर्ट का निर्णय, और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी ही आशा और उम्मीद रही, और वो आस्था और उम्मीद विश्वास के रूप में पूरी हुई। यहाँ न्याय है इस देश में। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो केवल 18,000 मदरसा बोर्ड के और मदरसा के शिक्षकों और कर्मचारियों का ही नहीं है, बल्कि उनके साथ अगर 5 लोगों को हर प्रति व्यक्ति के साथ जोड़ा जाए तो लगभग लाखों लोग है वो अपने रोजगार से वंचित हो गए थे। और वो बच्चे जो मदरसे में पढ़ रहे थे वो भी दिग्भ्रमित हो गए थे कि हमारी शिक्षा कंप्लीट होगी कि नहीं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को बारंबार सादर धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने स्वर्णिम और ऐतिहासिक फैसला दे करके मदरसा के जो शिक्षकगण हैं, जो कर्मचारी हैं, जो बच्चे पढ़ रहे थे, उनके भविष्य को संवारने का काम किया है। वहीं इस बात पर भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वर्तमान में देश और प्रदेश में जो सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में कोई भी वर्ग पढ़ सके। आज आप देखिए शिक्षा का बजट पहले से कम कर दिया गया। मैं केवल मदरसा बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जनरल देखिए शिक्षा बोर्ड शिक्षा का बजट कम कर दिया गया। जो कॉलेजेस या स्कूल ग्रांट पे लिए जाते थे, परमिशन पे लिए जाते थे, उनकी फीस बहुत ही नॉमिनल हुआ करती, जो मुझे जानकारी है शायद 38,000 40,000 ऐसे उनको मान्यता मिल जाती थी। आज मान्यताएं लाखों में मिल रही है। तो एक आम आदमी जो मुख्य धारा में लाने के लिए गरीब बच्चों को छोटे स्तर पर स्कूल खोलना चाहता है, मदरसा खोलना चाहता है, संस्कृत पाठशाला खोलना चाहता है, आज की डेट में वो असहाय महसूस कर रहा है। ये सरकार की पॉलिसी है। मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि सरकार राहत देने का काम करती है, लेकिन सरकार राहत देने का काम नहीं कर रही है। सरकार चाहती ही नहीं है कि जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो मुख्य धारा में नहीं है, फिर सरकार अनुदान भी तो दे रही है, और अनुदान दे रही है तो पता चल रहा है कुछ मदरसों में अवैध तरीके से फंडिंग हो रही है, वो अपने आय का स्रोत नहीं बता पा रहे। इस पर भी तो फिर निगरानी रखने की जरूरत होगी ना सर। मैं विनय जी से एक टिप्पणी ले लूं, समय कम है। विनय जी अपनी प्रतिक्रिया। का अधिकार है, ये कोई ऐसा नहीं कर रही है, इसके पहले भी सरकारें करती चली है। ठीक है, लेकिन आय का स्रोत ना बता पाना और फिर जो नॉर्म्स है उनको पूरा नहीं करना। शिक्षक होने चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन की बात होनी चाहिए, शौचालय होने चाहिए, पानी होना चाहिए, हर चीज उस पर सर्वे हुआ है। रुकिए विनय जी को इन कर लूं, मैं आ रही वापस आ रही हूँ। समय थोड़ा कम है, विनय जी अपनी बात रखना चाहिए। रुकिए विनय जी को इन कर लूं। हाँ कहिए विनय जी। देखिए पारुल जी, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। सरकार की मंशा कुछ और है और दिखावा कुछ और करती है। और क्योंकि सरकार उन्होंने बना रखी, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, तो कुछ तो उनको दिखाना पड़ेगा ना। मीडिया में लोगों को, विपक्ष को कुछ तो दिखाना पड़ेगा। तो देखिए दिखावा कुछ और है, मंशा इनकी कुछ और है। आप देखिए वो जानते हैं कि अगर यहाँ का बच्चा पढ़ेगा,
शिक्षा पूरी करेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। शिक्षा से तो उनका दूर दूर का कोई नाता ही नहीं है। आप देखिए, अगर वो पढ़ेगा तो प्रश्न करेगा, नौकरी मांगेगा, और सरकार चाहती नहीं है कि कोई भी उनसे प्रश्न करे। कहाँ लेके जा रहे हैं? शांत रहिए, आप थोड़ा शांत रहिए, अपने बारे में बोलिएगा, लेके जा रहे अपने बारे में बोलिएगा। आपके समय में कितनी यूनिवर्सिटी थी, आज कितनी यूनिवर्सिटी है? आपको दर्द क्यों हो रहा है? कितनी यूनिवर्सिटी आ गए? कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितने मेडिकल कॉलेज है? आपने तो कह दिया सरकार का निर्णय था। आपको यही नहीं मालूम है कि हाई कोर्ट का निर्णय था कि सरकार का निर्णय था? आपको यही नहीं मालूम है? आप बहस कर रहे हैं, आप क्या डिबेट कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं, आपको विषय नहीं पता है क्या है। आपको केवल भाजपा के ऊपर तोहमत पड़ना है। अरे ये हाई कोर्ट का निर्णय था, ये भाजपा का निर्णय नहीं था। चलिए, समय आप इजाजत नहीं देता, मुझे आप लोगों से परमिशन लेनी होगी। तू मैमे की डिबेट से बचिए और अपनी बात अपने बारे में रखिए। लेकिन ये सच है विनय जी कि ये बीजेपी की तरफ से कोई केस दायर नहीं किया गया था, या बीजेपी इस मामले में कोर्ट नहीं गई थी। ये कोर्ट का निर्णय था और इस मामले में कोर्ट ने ही इस एक्ट को निरस्त करने की बात की थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हम बात कर रहे थे मदरसों को लेकर। सुप्रीम आदेश जो आया है, अब जो 17 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है, अब उन्हें शिफ्ट करने की कोई बात नहीं होगी। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो एक्ट है वो यथावत रहेगा, लागू रहेगा, और उसके बाद आगे इस पर जिस तरह की सुनवाई होगी, आगे इस पर देखना होगा आगे क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन जो इस पर चर्चाएं हो रही हैं, जो राजनीति हो रही है, वो भी कम नहीं हो रही है, क्योंकि एक तो चुनावी समय है और मुद्दा मदरसों से जुड़ा हुआ है, तो राय प्रतिक्रियाएं लोगों की आना शुरू हो गई हैं। और इस पर कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का जो उल्लंघन करने की बात हुई थी, वैसा कुछ भी नहीं है। हाईकोर्ट ने इस प्रथम दृष्टया से सही नहीं माना है, इसे सही नहीं कहा है। ये तमाम तरह की अब जो चर्चाएं हो रही हैं, इस पर आने वाले समय में देखना ये होगा कि और क्या रिएक्शन सामने आते हैं, क्योंकि मुद्दा मदरसों से जुड़ा हुआ और चुनावी वक्त है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।